हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप जिस काम को करते हैं उसमें इतनी महारत हासिल कर लें कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। जैसे मोजार्ट जब पियानो बजाता था तो उसकी उंगलियां जैसे जादू कर देती थीं, या जैसे लियोनार्डो दा विंची जिसने कला और विज्ञान दोनों में ऐसा कमाल किया कि सदियों बाद भी उसकी रचनाएं लोगों को चकित कर देती हैं। क्या ये लोग किसी अलग दुनिया से आए थे? क्या इनके पास कोई जन्मजात वरदान था? नहीं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में कहते हैं कि हर इंसान के अंदर यह ताकत छुपी है। फर्क बस इतना है कि कोई इस रास्ते पर चलता है और कोई आधे रास्ते में हार मान लेता है। इस किताब में ग्रीन हमें बताते हैं कि महानता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, और अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम भी अपने काम में मास्टर बन सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। हम सबके अंदर बचपन से ही एक खिंचाव होता है। कुछ लोग बचपन में खिलौनों को खोलकर फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी को किताबें पढ़ने की आदत पड़ जाती है, तो कोई संगीत सुनते ही उसमें खो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यही खिंचाव, यही इनर वॉइस हमारा असली कॉलिंग होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार या पैसे की मजबूरी हमें उस आवाज से दूर खींच ले जाती है। इस अध्याय में ग्रीन एक बेहद शानदार उदाहरण देते हैं, चार्ल्स डार्विन का। डार्विन स्कूल में कभी टॉप नहीं था। उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन डार्विन को पढ़ाई में मजा ही नहीं आता था। वो घंटों घंटों जंगल में घूमता, कीड़े मकोड़ों और पक्षियों को देखता रहता। लोग उसे आलसी समझते थे, लेकिन यही उसका सच्चा कॉलिंग था। फिर एक दिन डार्विन को मौका मिला HMS बिगल नाम के जहाज पर दुनिया की यात्रा करने का। उस सफर में उसने जानवरों, पौधों और प्रजातियों का इतना गहरा अध्ययन किया कि आखिरकार उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। सोचिए, जिस बच्चे को लोग बेकार मानते थे, उसी ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। ग्रीन का कहना है, जब आप अपने कॉलिंग को पहचान लेते हैं तो आप में एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। काम अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक जुनून बन जाता है। अब सवाल यह है कि हम अपना कॉलिंग कैसे पहचानें? किताब कहती है, अपने बचपन के उन पलों को याद करो जब आप सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करते थे। वो काम जो बिना किसी इनाम या दबाव के आपको बार बार अपनी ओर खींचता था, वही आपका असली रास्ता है। और यही पहला कदम है मास्टरी की ओर, क्योंकि जब आप अपने असली कॉलिंग को पकड़ लेते हो, तब चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप रुकते नहीं। जैसे डार्विन नहीं रुका, जैसे मोजार्ट नहीं रुका, जैसे हर मास्टर ने अपने जुनून को ही अपनी ताकत बना लिया। चैप्टर 2, सबमिट टू रियलिटी। अक्सर हम सोचते हैं कि मास्टर बनने का मतलब है जल्दी से कोई शॉर्टकट ढूंढ लेना, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता। मास्टर बनने का पहला असली कदम है रियलिटी को स्वीकार करना। मतलब ये कि आपको कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे जरूरी, आपको अप्रेंटिसशिप फेज से गुजरना होगा। इसका सबसे शानदार उदाहरण है बेनजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बचपन से बेहद जिज्ञासु था, लेकिन उसके पास ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं था। 13 साल की उम्र में ही उसे अपने भाई की प्रिंटिंग प्रेस में काम करना पड़ा। सोचिए, जहां दूसरे बच्चे खेल रहे थे, फ्रैंकलिन हर दिन घंटों तक मशीनों की आवाज और स्याही की गंध में डूबा रहता था। शुरुआत में उसे सिर्फ छोटे मोटे काम करने को मिलते, स्याही भरना, कागज काटना, लेकिन उसने इस रियलिटी से भागने की बजाय उसे अपनाया। उसने रात रात भर मशहूर लेखकों की नकल करके लिखने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने शब्दों को गढ़ना सीखा, प्रिंटिंग का हुनर सीखा, और आखिरकार वही लड़का अमेरिका का महान लेखक, वैज्ञानिक और नेता बन गया। ग्रीन कहते हैं कि यही फर्क है सपने देखने वालों और मास्टर बनने वालों में। सपने देखने वाले आसान रास्ता खोजते हैं, लेकिन जो लोग हकीकत को अपनाते हैं, धैर्य रखते हैं और छोटी छोटी सीखों को जमा करते जाते हैं, वही आगे चलकर दुनिया बदलते हैं। इसलिए अगर आपको सच में अपने काम में मास्टरी चाहिए, तो सबसे पहले अपने अहंकार को किनारे रखकर ये मानना होगा कि हाँ, मुझे अभी सीखना है, हाँ, ये सफर लंबा और कठिन है, और हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। यही स्वीकार करना, सबमिट टू रियलिटी, आपके असली सफर की शुरुआत है, और यही आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां साधारण इंसान मास्टर बन जाता है। चैप्टर 3, एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर। कभी आपने सोचा है कि इतिहास के सबसे महान दिमाग इतने आगे कैसे निकल गए? क्या मोजार्ट, लियोनार्डो दा विंची या माइकल फैराडे के पास कोई अलौकिक शक्ति थी? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इनका असली राज ये नहीं था कि वो जन्म से जीनियस थे, बल्कि ये कि उन्होंने अपने गुरुओं से वो सब सीख लिया
जो उन्हें मास्टर बनने में मदद कर सकता था। मास्टरी की राह में एक समय ऐसा आता है जब आपने बुनियादी बातें सीख ली होती हैं, आपने मेहनत करके अपने हाथ को मजबूत कर लिया होता है, लेकिन आगे का सफर अकेले तय करना मुश्किल लगता है। यही वो पल होता है जब आपको किसी मास्टर के साथ चलना पड़ता है, कोई ऐसा जो पहले से उस रास्ते पर चल चुका है। और यही इस अध्याय का असली सबक है, मास्टर की ताकत को अपने अंदर उतारना। माइकल फैराडे की कहानी शायद इस विचार को सबसे खूबसूरती से समझाती है। एक गरीब लड़का जिसे स्कूल में पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, गुजारे के लिए वो किताबें बाइंड करने वाली दुकान पर काम करता था, लेकिन उस छोटे से काम ने उसके लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए। किताबों को बांधते बांधते उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसमें एक भूख थी सीखने की। एक दिन उसने वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी का लेक्चर सुना और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरा लेक्चर अपने नोटबुक में लिखकर भेज दिया। हम्फ्री डेवी ने उसकी लगन देखी और उसे अपना सहायक बना लिया। यहीं से फैराडे का असली सफर शुरू हुआ। लेकिन ध्यान रहे, फैराडे ने सिर्फ डेवी के आदेशों का पालन नहीं किया। उसने देखा कि डेवी कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हर असफलता से नए सवाल जन्म लेते हैं, कैसे वो विज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखते बल्कि प्रयोगों में ढालते हैं। फैराडे हर छोटी बड़ी आदत, हर सोचने का तरीका सीख रहा था। यही कारण है कि आगे चलकर उसने बिजली और चुंबकत्व के क्षेत्र में ऐसी खोजें की जिन पर आज की आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। अगर उसने उस समय डेवी से सिर्फ सतही ज्ञान लिया होता तो शायद उसका नाम आज इतिहास में न होता। मोजार्ट का जीवन भी इसी बात को दोहराता है। बचपन से ही उसमें संगीत की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन अगर आप गौर करें तो मोजार्ट का हुनर केवल जन्मजात नहीं था। उसके पिता लियोपोल्ड मोजार्ट खुद एक अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने बेटे को बचपन से सिखाया, अनुशासन में ढाला और लगातार उसकी आलोचना की। मोजार्ट को बार बार सुनना पड़ता था कि कहां उसने गलती की, कहां उसे और अभ्यास चाहिए। कोई भी बच्चा अगर इतनी आलोचना सुनता तो शायद टूट जाता, लेकिन मोजार्ट ने हर आलोचना को अपने लिए ईंधन बना लिया। उसने पिता के अनुभव को सोखा, उनकी दृष्टि को अपनाया और उसे अपनी रचनाओं में ढाल दिया। यही कारण है कि उसका संगीत समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो गया। लियोनार्डो दा विंची की कहानी में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। लोग उन्हें एक जीनियस मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत में अपने गुरु एंड्रिया डेल वेरोकियो के साथ वर्षों तक अप्रेंटिसशिप की। उन्हें सीधे महान चित्र बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें पेंटिंग्स में बैकग्राउंड भरने, छोटे छोटे हिस्सों पर काम करने जैसे मामूली काम सौंपे गए। कई लोग ऐसे काम को अपमानजनक मानकर छोड़ देते, लेकिन लियोनार्डो ने इसे एक वरदान की तरह लिया। उसने वर्रोकियो की हर तकनीक, हर स्ट्रोक, हर कल्पना करने के तरीके को आत्मसात किया। सालों बाद जब उसने खुद पेंटिंग्स बनाना शुरू किया तो उसमें वो गहराई और मौलिकता थी जिसने उसे इतिहास के सबसे महान कलाकारों में जगह दिलाई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टर से सीखना सिर्फ किताब पढ़ने या क्लास अटेंड करने जैसा नहीं है, ये एक गहरा अनुभव है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिसने पहले से वो रास्ता तय किया है, तो आप उसकी नजरों से दुनिया देखना शुरू कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि असली ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सोचने की शैली, उसके फैसले लेने के तरीके, उसकी असफलताओं से जूझने की क्षमता में छुपा होता है। और यही वो ताकत है जिसे आपको पूरी तरह एब्जॉर्ब करना होता है। ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि मास्टर से सीखने का मतलब है अपने अहंकार को किनारे रखना। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप किसी गुरु के सामने होते हैं तो आपको एक खाली बर्तन बनना पड़ता है। तभी आप नया ज्ञान सोख पाते हैं। और यहाँ एक और मुश्किल आती है, आलोचना। कोई भी गुरु आपको सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो आपकी कमजोरियों को सामने लाएगा, आपको तोड़ेगा भी। लेकिन याद रखिए, ये टूटना ही आपको मजबूत बनाता है। जैसे सोना आग में तपकर खरा होता है, वैसे ही शिष्य आलोचना से चमकता है। आज के दौर में भी ये नियम उतना ही सच है। शायद आपके पास मोजार्ट जैसा पिता न हो या वेरोकियो जैसा गुरु न मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्टरी की राह पर नहीं चल सकते। आज के जमाने में गुरु अलग अलग रूपों में आते हैं। हो सकता है वो आपका बॉस हो, कोई किताब हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप कभी मिले भी ना हो, लेकिन जिसके काम को देखकर आपने सीखना शुरू किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप खुद को उस सीख के लिए खोलते हैं या नहीं। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि जब आप किसी मास्टर के साथ रहते हैं या उसकी दुनिया में डूब जाते हैं,
तो आप एक तेज बहाव वाली नदी के बीच खड़े होते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बहाव आपको भी खींच लेता है और आपकी सोच को नए स्तर पर पहुंचा देता है। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि मास्टर बनने का रास्ता अकेलेपन का नहीं है। आपको ऐसे लोगों को खोजना होगा जिन्होंने आपसे पहले ये सफर तय किया है। उनके साथ रहना होगा, उनकी आदतों को अपनाना होगा, उनकी गलतियों से सीखना होगा और सबसे अहम, अपने अंदर इतना धैर्य और विनम्रता लानी होगी कि आप खुद को पूरी तरह उनके सामने खोल सकें। मोज़ार्ट ने अपने पिता की दृष्टि को अपनाया, फैराडे ने हम्फ्री डेवी की सोच को आत्मसात किया और लियोनार्डो दा विंची ने वेरोकियो की कला से सीखा। यही वजह है कि ये लोग मास्टर्स बने। और अब आपकी बारी है। अगर आप भी अपने जीवन में मास्टरी चाहते हैं तो किसी न किसी गुरु को ढूंढिए। उनके अनुभव को अपनी ऊर्जा बनाइए, उनकी सोच को अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, मास्टरी का असली सफर तब शुरू होता है जब आप मास्टर की ताकत को अपने अंदर उतार लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप सिर्फ एक अच्छे कारीगर नहीं रहते, आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी कला, आपका काम, आपकी पहचान समय की सीमाओं को पार कर जाती है। चैप्टर 4, सी पीपल एज दे आर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें अक्सर इंसानों से ही आती हैं? काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर टीम के लोग साथ न दें तो सब बर्बाद हो जाता है। हम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर हम लोगों को समझ न पाएं तो हम अधूरे रह जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी सिर्फ तकनीक, हुनर या ज्ञान पाने का नाम नहीं है। असली मास्टरी तब आती है जब आप इंसानों को वैसे देखना सीखते हैं जैसे वे सच में हैं, न कि जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। यही इस अध्याय का संदेश है, सी पीपल एज दे आर। ज्यादातर लोग अपने रिश्तों और पेशेवर जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो दूसरों को अपनी उम्मीदों के चश्मे से देखते हैं। हमें लगता है कि लोग वही करेंगे जो हम चाहते हैं, वही सोचेंगे जो हम सोचते हैं। लेकिन हकीकत हमेशा अलग होती है। लोग अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने फायदे से संचालित होते हैं। अगर आप इसे न समझ पाएं तो बार बार धोखा खाते हैं। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप सिर्फ अपने हुनर के मास्टर नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानी खेल के भी मास्टर बन जाते हैं। लियोनार्डो दा विंसी का उदाहरण इस अध्याय में खास तौर पर सामने आता है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं था, बल्कि लोगों के स्वभाव को परखने में भी माहिर था। उसे समझ था कि कला के लिए सिर्फ पेंटिंग ही काफी नहीं, बल्कि संरक्षक यानी पेट्रोन्स की भी जरूरत होती है। उसने कई शक्तिशाली लोगों की नजदीकी पाई, ड्यूक्स, किंग्स, यहां तक कि पोप तक। लेकिन ये सब उसने अपनी कला से ज्यादा अपनी लोगों को समझने की क्षमता से हासिल किया। वो जानता था किस समय किसे खुश करना है, किससे दूरी बनाए रखनी है और किसकी महत्वाकांक्षाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। यही वजह थी कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि अपने समय का सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित व्यक्ति भी बन सका। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसानों को समझने का मतलब है सतह के पार देखना। हर इंसान का एक नकाब होता है जो वो दुनिया को दिखाता है। कोई हमेशा मुस्कुराता है, कोई हमेशा गुस्से में दिखता है, कोई दयालु बनता है, लेकिन उस नकाब के पीछे उनकी असली भावनाएं छुपी होती हैं, डर, जलन, महत्वाकांक्षा या लालच। अगर आप सिर्फ नकाब देखते रहेंगे तो फंसते रहेंगे, लेकिन अगर आप नकाब के पार देखना सीख जाएं तो आप वही कर पाएंगे जो मास्टर्स करते हैं, लोगों को उनके असली रूप में देखना। एक और बेहतरीन उदाहरण है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। जब वो अमेरिका की आज़ादी के लिए काम कर रहा था तो उसे समझ था कि केवल भाषण और लेखन से कुछ नहीं होगा। उसे लोगों को साथ लाना था, अलग अलग स्वभाव वाले नेताओं को एकजुट करना था। फ्रैंकलिन का सबसे बड़ा हुनर यही था कि वो हर व्यक्ति की कमजोरी और ताकत को पहचानता था। किसी के साथ वो मजाकिया बन जाता, किसी के साथ बेहद गंभीर और किसी के साथ दोस्ताना। उसने लोगों को वैसे ही लिया जैसे वो थे, न कि जैसा वो चाहता था। यही वजह है कि वो एक नेता ही नहीं, बल्कि कूटनीति का मास्टर भी कहलाया। आज के समय में भी ये कौशल उतना ही जरूरी है। दफ्तर की राजनीति, बिजनेस की दुनिया या फिर हमारे निजी रिश्ते, हर जगह लोग अलग अलग मुखौटे पहनकर आते हैं। अगर हम लोगों को वैसे ही मानते रहें जैसे वो सामने दिखते हैं तो हम बार बार निराश होंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, उनके हाव भाव, उनके शब्दों और उनके फैसलों को ध्यान से देखें तो धीरे धीरे हमें उनकी असली तस्वीर दिखाई देने लगेगी। ग्रीन कहते हैं कि यह काम आसान नहीं है। हमें अपने अंदर एक तरह की इमोशनल डिटैचमेंट लानी होगी।
ज्यादातर लोग भावनाओं में बह जाते हैं, किसी की बात से तुरंत खुश हो जाते हैं या गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको भावनाओं से ऊपर उठकर देखना होगा। आपको एक पर्यवेक्षक की तरह इंसानों को देखना होगा, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोग को देखता है। धीरे धीरे आप उनके पैटर्न पहचानने लगेंगे। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन वाकई ईमानदार है। यही समझ आपको लोगों को संभालने में महारत देती है। इस अध्याय का सार यही है कि इंसानों को समझना सीखो। हर इंसान अपनी इच्छाओं और डर से चलता है। अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए तो आप किसी भी माहौल में अपना रास्ता बना सकते हैं। ये कला आपको सिर्फ रिश्तों में ही नहीं बल्कि कामयाबी के हर स्तर पर मदद करती है। लियोनार्डो ने ये कला सीखी, फ्रैंकलिन ने सीखी और हर मास्टर ने अपने समय में इसे अपनाया। अब आपकी बारी है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उनकी बातों पर मत जाओ। उनके चेहरे के हाव भाव देखो, उनके फैसलों पर ध्यान दो और धीरे धीरे उनकी असली पहचान समझो। यही कौशल आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहां आप सिर्फ अपने हुनर में ही नहीं बल्कि इंसानों के खेल में भी मास्टर बन जाओगे। क्योंकि याद रखिए, असली ताकत सिर्फ काम को जानने में नहीं बल्कि लोगों को जानने में है। और जब आप लोगों को वैसे देखना सीख जाते हैं जैसे वो सच में हैं, तभी आप अपने सफर में अजेय बन जाते हैं। चैप्टर 5, अवेकन दी डायमेंशनल माइंड। जरा सोचिए, एक बच्चा जब दुनिया को देखता है तो हर चीज उसे नई लगती है। एक पेड़ की पत्तियां, बारिश की बूंदें, तितली के पंख, सब उसके लिए चमत्कार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये जिज्ञासा कहीं खो जाती है। हम चीजों को वैसा देखने लगते हैं जैसा सब देखते हैं। हम सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच सपाट, एक आयामी हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का सबसे अहम पड़ाव है अपने दिमाग को दोबारा जगाना, उसे सीमाओं से निकालकर बहुआयामी बनाना। यही है अवेकन द डायमेंशनल माइंड। हर मास्टर जिसने दुनिया बदल दी, उसने चीजों को वैसे नहीं देखा जैसे बाकी लोग देखते थे। उसने अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखा, उसने सवाल पूछना बंद नहीं किया और सबसे जरूरी, उसने अलग अलग दुनियाओं को मिलाया। एक शानदार उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन कोई गणित का जादूगर था, लेकिन सच तो यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना थी। बचपन में ही वो सोचता था, अगर मैं प्रकाश की गति से दौड़ूं तो क्या होगा। ऐसे बचकाने सवालों ने ही उसे आगे चलकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंचाया। आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को सीमित नहीं होने दिया। उसने विज्ञान को सिर्फ फॉर्मूलों में नहीं बल्कि तस्वीरों और कल्पनाओं में देखा। यही उसकी असली ताकत थी। लियोनार्डो डा विंची का जीवन भी इसी बात को साबित करता है। वो सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं रहा। उसकी जिज्ञासा उसे शरीर रचना विज्ञान की तरफ ले गई, मशीनों की तरफ ले गई, पानी के बहाव की तरफ ले गई। उसने पक्षियों को उड़ते हुए देखा और उड़ने वाली मशीन का सपना देखा। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन वही अजीब जिज्ञासा उसकी मास्टरी का रहस्य बनी। अगर वो सिर्फ कला तक सीमित रहता तो शायद उसका नाम महान चित्रकारों में आता, लेकिन बहुआयामी सोच ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस बना दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का असली मतलब है अपने दिमाग को एक दिशा में बांधकर नहीं रखना। जब आप एक ही पैटर्न में सोचते हैं तो आपकी रचनात्मकता मर जाती है, लेकिन जब आप अलग अलग क्षेत्रों से सीखते हैं, जब आप बच्चों जैसी उत्सुकता से दुनिया को देखते हैं, तब आपका दिमाग नए आयामों को छूता है। ये सुनने में आसान है, लेकिन करने में बेहद मुश्किल, क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि सुरक्षित रास्ता ही सही है। नौकरी करो, वही सीखो जो जरूरी है, वही देखो जो सीधा फायदा दे। लेकिन मास्टर्स इस नियम को तोड़ते हैं। वो रिस्क लेते हैं, नए सवाल पूछते हैं, असफलता को अपनाते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग इतना खुल जाता है कि वो दुनिया को किसी और नजरिए से देखने लगते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी भी यही बताती है। हजारों बार बल्ब बनाने का प्रयोग असफल हुआ, लेकिन उसने हर असफलता को एक नई खोज मान लिया। उसने कहा, मैंने बल्ब बनाने में असफलता नहीं पाई, मैंने बस 1000 तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये सोच एक आम इंसान की सोच नहीं है, ये एक बहुआयामी दिमाग की सोच है जो असफलता को भी ज्ञान में बदल देता है। आज के दौर में भी अगर आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को जगाना होगा। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो सिर्फ कोडिंग मत सीखिए, कला देखिए, मनोविज्ञान पढ़िए, इतिहास जानिए। ये सब मिलकर आपको ऐसी दृष्टि देंगे जो किसी और के पास नहीं होगी। यही दृष्टि आपको मास्टर्स की श्रेणी में ले जाएगी। ग्रीन कहते हैं कि अपने दिमाग को जगाने का मतलब है
दुनिया को बच्चे की तरह देखना, जिज्ञासा को मारने की बजाय उसे और गहरा करना, सवाल पूछना, प्रयोग करना और अलग अलग विषयों को मिलाकर कुछ नया बनाना। आइंस्टाइन, लियोनार्डो, एडिसन, इन सब ने यही किया। उन्होंने दुनिया को सपाट नहीं बल्कि बहुआयामी नजरिए से देखा। यही वजह है कि वो सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि मास्टर बने। अब सवाल ये है कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हाँ। बस आपको अपने अंदर की उस बच्चे जैसी जिज्ञासा को फिर से जगाना होगा। किताबों से बाहर की दुनिया को देखना होगा, अलग अलग अनुभवों को जोड़ना होगा और सबसे जरूरी, असफलता से डरना छोड़ना होगा। क्योंकि मास्टरी का असली रहस्य सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि उस दिमाग में है जो हर चीज को नए नजरिए से देखता है। और जब आप अपना डायमेंशनल माइंड जगा लेते हैं तो दुनिया आपके लिए वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। तब आप सिर्फ काम करने वाले इंसान नहीं रहते बल्कि रचने वाले इंसान बन जाते हैं। और यही है असली मास्टरी। चैप्टर 6, फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। मास्टरी की राह का आखिरी पड़ाव वही है जहां इंसान का हुनर साधारण से असाधारण बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब कोई इंसान सच में मास्टर बनता है तो उसकी सोच में एक अद्भुत मिलन होता है, दिमाग की तर्क शक्ति और दिल की अंतर्ज्ञान शक्ति का। यही है असली मास्टरी, जब आप अपनी रैशनल यानी तार्किक सोच और इंट्यूटिव यानी सहज ज्ञान को एक साथ मिला देते हैं। शुरुआत में जब हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमें नियमों पर, तरीकों पर और कदम दर कदम सीखने पर ध्यान देना पड़ता है। हमारा दिमाग पूरी तरह तर्क पर चलता है। जैसे एक बच्चा पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा हो, वो हर छोटी चीज को सोचकर करता है, क्लच कब दबाना है, ब्रेक कब लगाना है, गियर कब बदलना है। लेकिन सालों की मेहनत के बाद वही ड्राइविंग उसके लिए सहज हो जाती है। तब उसे सोचना नहीं पड़ता, बस उसका शरीर और दिमाग खुद ब खुद सब कुछ करने लगता है। यही बदलाव असली मास्टरी का संकेत है। रॉबर्ट ग्रीन इस विचार को समझाने के लिए कई मास्टर्स की कहानियां बताते हैं। उनमें से एक सबसे अद्भुत कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। लोग मानते हैं कि उसकी खोजें सिर्फ गणितीय समीकरणों की देन थीं, लेकिन सच ये है कि आइंस्टाइन की सबसे बड़ी ताकत उसका सहज ज्ञान था। जब उसने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गढ़ा, तो वो सिर्फ फॉर्मूले नहीं देख रहा था, वो अपने दिमाग में तस्वीरें बना रहा था। जैसे अगर मैं प्रकाश की गति से दौड़ूं तो क्या होगा, अगर मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूं तो समय कैसा दिखेगा। ये सब कल्पना से जन्मा, लेकिन साथ ही उसने उन कल्पनाओं को कठोर गणित और प्रयोगों से जोड़ा। यहीं पर अंतर्ज्ञान और तर्क शक्ति का संगम हुआ और विज्ञान का चेहरा बदल गया। ऐसा ही उदाहरण कला में भी मिलता है। मोजार्ट जब संगीत रचता था तो उसकी धुनें जैसे अचानक भीतर से निकलती थीं। वो कहता था कि धुनें उसे कहीं बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सुनाई देती हैं। ये था उसका सहज ज्ञान। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सहज ज्ञान रातों रात नहीं आया था। बचपन से उसने अनुशासन के साथ संगीत सीखा, नियमों को जाना, अभ्यास किया और फिर वो सारे नियम इतने गहरे उसके अंदर समा गए कि जब भी वो बैठता तो धुनें बिना प्रयास बहने लगती थीं। ये है तर्क और अंतर्ज्ञान का मेल। लियोनार्डो दा विंची भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। उसने सालों तक शरीर का अध्ययन किया, मशीनों की डिजाइन बनाई, प्रकृति को देखा। उसके पास विज्ञान की गहरी समझ थी, लेकिन उसके भीतर कलाकार का सहज ज्ञान भी जीवित था। जब वो मोनालिसा पेंट कर रहा था तो उसमें सिर्फ ब्रश और रंगों की तकनीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अंतर्ज्ञान शक्ति थी जिसने उसकी मुस्कान को अमर बना दिया। यही कारण है कि लोग आज भी उस मुस्कान में रहस्य खोजते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मास्टरी का असली जादू इसी संगम में है। जब आप तर्क और अंतर्ज्ञान को जोड़ देते हैं तो आपके फैसले बिजली की तरह तेज और गहरे होते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपका हर कदम सही होता है। ये वही स्थिति है जिसे अक्सर लोग फ्लो स्टेट कहते हैं, जब इंसान काम करते करते खुद को भूल जाता है और उसकी कला या विज्ञान उससे बिना प्रयास बहने लगता है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं बल्कि सालों की साधना है। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग नियमों से आगे बढ़ जाता है। तब आपकी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि आप बिना सोचे भी सही निर्णय लेने लगते हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है टाइगर वुड्स का। बचपन से उसने गोल्फ का अभ्यास किया, तकनीक सीखी, हर शॉट का विज्ञान समझा। लेकिन जब वो मैदान में होता है तो वो सिर्फ तर्क से शॉट नहीं मारता, उसकी हर चाल सहज ज्ञान से निकलती है। लेकिन वो सहज ज्ञान अभ्यास की नींव पर खड़ा होता है।
यही कारण है कि उसके शॉट्स में वो परफेक्शन दिखता है जो साधारण खिलाड़ी कभी नहीं पा सकते। ग्रीन हमें ये भी चेतावनी देते हैं कि सिर्फ अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना खतरनाक है। अगर आपके पास तर्क की नींव नहीं है तो आपका सहज ज्ञान भ्रम में बदल सकता है, और सिर्फ तर्क पर टिके रहना भी सीमित है, क्योंकि वो आपको हमेशा पुराने पैटर्न में बांध देता है। असली मास्टर वो है जो दोनों को जोड़ता है, नियमों को जानता है लेकिन उनसे बंधा नहीं रहता, सहज ज्ञान को अपनाता है लेकिन उसे तर्क की कसौटी पर कसता है। यही वजह है कि इतिहास के हर मास्टर का काम समय से परे जाकर चमकता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत आज भी विज्ञान की रीढ़ हैं। मोजार्ट का संगीत आज भी आत्मा को छूता है। लियोनार्डो की पेंटिंग आज भी रहस्य से भरी लगती है, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं थे, ये उस स्थिति की उपज थे जहां इंसान का दिमाग और दिल, तर्क और अंतर्ज्ञान एक हो गए थे। अब सवाल ये है कि क्या हम भी इस स्तर पर पहुंच सकते हैं? जवाब है हाँ। इसके लिए आपको पहले धैर्य से सीखना होगा, नियमों को आत्मसात करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, और फिर जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां आपका हुनर सहज हो जाएगा, तब आपको अपनी जिज्ञासा और कल्पना को खुला छोड़ देना होगा। धीरे धीरे आप भी उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां काम सिर्फ काम नहीं रहेगा बल्कि एक कला बन जाएगा, क्योंकि मास्टरी का असली रहस्य यही है। जब आप अपनी तर्क शक्ति और सहज ज्ञान को जोड़ लेते हैं, तब आप साधारण इंसान से ऊपर उठ जाते हैं। तब आपकी कला, आपका विज्ञान, आपकी सोच सब समय और सीमाओं को पार कर जाती है, और यही है असली मास्टरी का शिखर। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी हमें यही सिखाती है कि असली महानता अचानक नहीं मिलती। ये कोई शॉर्टकट का खेल नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सफर है जहां हम अपनी पुकार को खोजते हैं, हकीकत को अपनाते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, लोगों को उनकी असली शक्ल में समझते हैं, अपने दिमाग की गहराइयों को जगाते हैं और आखिरकार अपने अंतर्ज्ञान और तर्क को जोड़कर मास्टर बनते हैं। याद रखिए, मास्टरी सिर्फ किसी कला या विज्ञान तक सीमित नहीं है। ये आपके जीवन की हर दिशा में हो सकती है, चाहे आप लिखते हों, गाते हों, बिजनेस करते हों या कोई छोटा सा काम ही क्यों ना हो। अगर आप धैर्य, जुनून और लगातार मेहनत से सीखते रहे, तो एक दिन आप भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आपका काम सिर्फ काम नहीं रहेगा, बल्कि एक अमर निशान छोड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अपने जीवन की पुकार को पहचानिए, हार्ड वर्क से सीखिए और कभी मत रुकिए, क्योंकि मास्टर बनने का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप मास्टरी की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो दुनिया आपको भूल नहीं पाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।